क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश का ही क्वेश्चन है। बेटा गेट पूरा बंद करो। और आज कंसिडरेशन अदर देन कैश के सिर्फ 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन अदर देन कैश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसे आज हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ कहा गया है संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स। एक कंपनी है जो एसेट्स टुक ओवर करती है 7 लाख रुपए के, और लाइबिलिटीज टुक ओवर करती है 2 लाख रुपए की फ्रॉम संचार लिमिटेड। और यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन भी सेट किया गया है 4,59,500। तो पहले हम इस बिजनेस को टेक ओवर करते हैं। जितने भी एसेट्स टेक ओवर किए हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जो भी लाइबिलिटीज है उन्हें कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट थी यहाँ पर 7 और इधर 2 लाख, और कंसिडरेशन कितना है 4,59,500। तो यहाँ पर 2, इसका नाम क्या है, जो वेंडर है फ्रॉम संचार लिमिटेड। तो यहाँ पर संचार लिमिटेड का नाम लिख देंगे। जिसकी अमाउंट आ गई 4,59,500। जरा देखो डिफरेंस इस साइड में आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, क्योंकि देखो 5 लाख रुपए के एसेट्स बनते हैं, नेट वर्थ बनती है 5 लाख रुपए की, और आपने उसको कंसिडरेशन दिया है सिर्फ 4,59,500। तो ये फर्म को, ये हमारी कैपिटल जो कंपनी है उसको फायदा हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में आगे डिफरेंस कैपिटल रिजर्व, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया। इसकी अमाउंट कितनी है, जरा देखो डिफरेंस आ रहा है 41,500, सॉरी 40,500। बेटा क्या करना चाह रही है, 40,500 आएगा। अब आगे कहता है 8,500, तो 8,500 थे वर पेड बाई एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। 8,500 रुपए इसको कैश में दे दिए, सॉरी ड्राफ्ट के थ्रू दे दिए, जो कि 3 मंथ बाद हो जाएगा। तो हमारी तरफ से तो पेमेंट हो चुकी है। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और बाकी जो बचता है वो हमने उनको उन्हें शेयर्स दे दिए, एक शेयर था ₹10 का, और वो भी एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ हमने इसका कंसिडरेशन कैसे किया भाई, संचार लिमिटेड डेबिट 4,59,500, जो पे कर दिया है कितनी अमाउंट, बैंक नहीं आएगा, यहाँ पर ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हुई है, और वो भी आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ पर हमें बैंक नहीं लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे बिल्स पेबल। ध्यान रखना बच्चे, बिल्स पेबल कितना 8,500। 11th क्लास में आपने पढ़ा था, हम एक्सेप्ट कर लिया करते थे कि ठीक है 2 मंथ 3 मंथ बाद पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ऐसे जो है बैंक ड्राफ्ट, सॉरी एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ ड्राफ्ट ये उसी को बोलना चाह रहा है जो बिल्स पेबल वगैरह आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो कि 3 मंथ बाद पे हो जाएगा, जिसकी पेमेंट करनी होगी। और बाकी जो बचता है हमने उनको शेयर्स दे दिए। अब कितनी अमाउंट बच रही है, देखो ये काम आपको करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करेंगे हम, तो कितना करेंगे 4,51,000। 4,51,000 क्यों किया मैंने, गुड इवनिंग, 4,51,000 क्यों किया बच्चे, क्योंकि देखो 4,59,500 में से 8,500 की पेमेंट तो हो चुकी है। तो बचता कितना 8,000, सॉरी 4,50,000, और एक शेयर कितने का दिया है हमने उनको, ₹11 का। इशू प्राइस 11 है, ₹10 का शेयर 10% के प्रीमियम पे। और 4,51,000 को 11 से कर दो डिवाइड, आ जाएगा, क्योंकि एक शेयर शेयर हमने प्रीमियम पे इशू किया है। पढ़ो जरा, यहाँ से ₹10 का शेयर था, ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%।
तो 11 रुपीज इशू प्राइस हो गया। जल्दी बताओ डिवाइड करके कितना आ रहा है। 41,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 41,000 मतलब 41,000 शेयर्स इशू कर दिए, तो यहाँ पर आएगा 4,10,000, 4,10,000 शेयर कैपिटल में, और 41,000 आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये दो ही एंट्री पास करनी थी। आप चाहते तो इस एंट्री को अलग और फिर इसको अलग से कर दो, यानी बिल्स पेबल वाले को अलग एंट्री पास करते 8,500 की, और बाकी बाद अलग से एंट्री कर सकते थे। मतलब भूल गए थे आज क्या हो गया था? पैसे गिर गए थे रास्ते में, फिर मिल गए? मतलब मिले नहीं मिले ये बताओ? मस्त। 1,000 रुपए थे? कितने थे? चलो ठीक है। मतलब इतनी अमाउंट थी घर पे डांट पड़ती? नहीं पड़ती? क्या कह रही? चलो अंशु बेटा बातें आसान आनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब देखो बड़े ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जरा करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको बातें याद हो, कि जो कंसीडरेशन अदर देन कैश है, यहाँ पर तीन तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जब हम एसेट्स परचेज करेंगे, सेकंड टाइप था जब हम किसी का बिजनेस ही परचेज करेंगे, और थर्ड होता है जब हम किसी से सर्विस लेंगे। जब हम कोई सर्विस लेंगे तो उसके लिए भी हम उन्हें पैसा ना दे करके हम उनको दे सकते हैं शेयर्स। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस टाइप की सर्विसेज के पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। या तो आएगी अंडरराइटर्स की सर्विस, और या फिर आएगा प्रोमोटर्स की। अब ये जो प्रोमोटर्स है ये कौन होते हैं और अंडरराइटर्स कौन होते हैं, ये शायद पता होगा आपको कि अंडरराइटर्स कौन है, प्रोमोटर्स कौन है। प्रोमोटर्स होता है जो कंपनी, जब कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कुछ लोग होते हैं, जब तक कंपनी नहीं बनती वो स्टार्टिंग में जो कंपनी बनाते हैं, वो पर्सन, वो लोग, वो ग्रुप, पर्सन, वो लोगों का वो ग्रुप जो क्या करता है, जिसके माइंड में एक आइडिया आया होता है कि हमें कंपनी बनानी है, जो कंपनी बनाने के लिए सारे काम, सारी प्रोसेस करते हैं, जब तक कंपनी नहीं बन जाती है, तो वो क्या होते हैं, उन सबको बोला जाता है प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। और अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जब कंपनी बन जाएगी तो हमें अपने शेयर्स इशू करने हैं। जब अपने शेयर्स को इशू करेंगे तो शेयर्स को इशू करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ये काम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अंडर राइटर्स बोलते हैं। अंडर राइटर्स कौन है, वो प्रोफेशनल्स जो कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं, जो सारी इशू करने की प्रोसेस को करेंगे, पूरा का पूरा जितना भी लीगल है या जो भी काम होना है, वो सारी फॉर्मेलिटीज कौन करेगा, ये प्रोफेशनल्स करेंगे, जिनको हम बोलेंगे अंडरराइटर्स। अब वो अपने इस काम के लिए क्या करेंगे, कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आ गया अंडरराइटर्स कमीशन। और ये जो प्रोमोटर्स हैं, जब ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी बनने के बाद, कंपनी बनाने से पहले के बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, जिनको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। जो क्या किया होगा, इन्होंने अपनी पॉकेट से, अपनी खुद की जेब से पे किया होगा, जिनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया था कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कौन से होते हैं,
तो आपको बताना था कि भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, या कंपनी की फॉर्मेशन होने से पहले, कंपनी के बनने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम उनको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है अगर अभी कभी आ जाए तो। अब यहाँ पर जो हम शेयर्स इशू करेंगे प्रोमोटर्स को, प्रोमोटर्स ने कहा कि भाई हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, हमें कुछ अपने अभी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इन्हें कुछ शेयर्स हम दे देंगे। कंपनी क्या करेगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इनको कुछ शेयर्स पकड़ा देंगे। अंडर राइटर्स का बहुत सारा कमीशन बन रहा है, तो अंडर राइटर को पहले ही बोल जाएगा कि तुम हमारी कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स आप इशू कर दो, और बदले में हम आपको क्या करेंगे, 200 शेयर्स का कमीशन देंगे। हम आपको कंपनी के 200 शेयर्स एज अ कमीशन प्रोवाइड करेंगे। 2000 शेयर्स हम आपको कंपनी के प्रोवाइड करेंगे। फुल्ली पेड अप शेयर्स होंगे, आपको कुछ नहीं देना, आप कंपनी के 2000 शेयर्स के मालिक बन जाओगे। तो ऐसा होता है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, अगर हम प्रोमोटर को शेयर इशू करते हैं या हम अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू करते हैं, तो उस केस में क्या क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी, एक बार जरा इसको देख लेते हैं। तो देखो जरा, अगर शेयर्स इशू करते हैं इसको अंडर राइटर्स को, तो अंडर राइटर्स वाले केस में क्या एंट्री बनती है, अंडर राइटर्स शेयर्स इशू टू अंडर राइटर्स, जो भी उनका कमीशन होगा या जितने हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, अंडर राइटिंग या अंडर राइटर्स कमीशन, डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और उसके बाद अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। अब शेयर्स हो सकता है इन्हें पार पे दे रहे हो, या हो सकता है इनको क्या करा जा रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे दिया है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। यहीं पर अगर हम शेयर्स इशू करते हैं प्रोमोटर्स को, तो यहाँ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या फिर दोनों में से जो भी लिखना चाहो, दोनों वैलिड है, आप जो लिखना चाहो चलेगा। टू प्रोमोटर्स, जो भी इनकी अमाउंट होगी, और फिर उसके बाद सेकंड एंट्री प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। और अगेन अगर यहाँ पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं है, कुछ नहीं बोला, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये दो एंट्री आपको ये और याद रखनी है, अंडर राइटर कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स, और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोमोटर्स। और फिर यहाँ बिल्कुल जैसे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल होता था, ऐसे यहाँ पर वेंडर अंडर राइटर केस में अंडर राइटर और प्रोमोटर केस में प्रोमोटर। और अगर कोई एग्जाम में कोई और डिफरेंट टाइप की सर्विस के लिए भी आ जाए, तो बस आप ये देखना है कि जो एक्सपेंसेस है, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, वो किस नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, वो डेबिट करके तो उसका नाम लिख करके फिर सिंपली एंट्री पास कर देना।
चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है। नोट हो गया सबका? कर लो नोट जल्दी से, जिसका नहीं हुआ है। हो गया? देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये तुम्हारी टीएस ग्रेवाल का कंसीडरेशन अदर देन कैश का लास्ट क्वेश्चन है। लाइट लैंप्स लिमिटेड इशू करते हैं 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, किसको दे रहे हैं बच्चे? टू द promoters for their services to set up the company. It also issued 2,000 shares. ये किसको दे रहे हैं? अंडरराइटर्स को। यहाँ अंडरराइटर्स को भी दे रहे हैं 2,000 शेयर्स और 50,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं प्रोमोटर्स को। तो हम पहले कर लेते हैं प्रोमोटर्स की एंट्री। कंपनी ने 50,000 शेयर्स दिए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने हो गए? 5 लाख रुपीज के शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं प्रोमोटर्स को। एंट्री कितने अमाउंट हो गए? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट, incorporation expenses account debit 5 lakh to promoters. और promoters debit to share capital 5 lakh rupees. फिर इसके बाद अंडरराइटर्स को भी हमने शेयर्स इशू किए हैं, तो अंडरराइटर्स के लिए भी कर देते हैं। अंडरराइटर्स कमीशन या अंडरराइटिंग कमीशन, डेबिट। कितना कमीशन बन रहा है? देखो इनका 2,000 शेयर्स हम इनको इशू कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपीज का है, 2,000 इंटू 10, ये सिंपल सी एंट्री थी बस, दो। तो ये 4 एंट्री थी, ये करनी है आपको। आगे समझ में? चलिए अब ऐसा करते हैं हम, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड्स रेडी कर लेते हैं फॉर फीचर वाली। अब स्क्रीन में भी आपकी ब्लैक हो जाए, मैं श्योर नहीं हूं। यू कैन नॉट, चलिए आज अभी कोई श्योर नहीं है। नोटिफिकेशन फालतू की साइट्स भी तो आ रही हैं।
सीबीएसई थोड़ी ना नोटिफिकेशन भेज रही इतनी ज्यादा, उन्हें तो अपनी टीआरपी चाहिए सबको, इसलिए अभी अभी कुछ नहीं पता, जब जब आएगा जब देखा जाएगा। चलिए बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन ना आने के चांस पैदा ही नहीं होते। और फीचर जरूर आता ही आता है, और अगर आप ये वाला टॉपिक हो, इसमें पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े कंसीडरेशन अदर देन कैश को छोड़ करके पूरा रिपीट होता रहेगा। जिसने पहले क्लासेस नहीं लिए या पहले का नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ी बहुत यहाँ प्रॉब्लम आएगी। बाकी आपको क्या करना है, अगर नहीं किया है तो बच्चे पुरानी क्लासेस एक बार देख लो, उसके बाद आगे क्लासेस देखना। चलिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ पर फोर फीचर अब जो स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक, उसका नाम है फोर फीचर। अब ये फोर फीचर कौन सी सिचुएशन होती है या किस सिचुएशन को हम फोर फीचर बोलते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब तक आप पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इशू के बाद आता है फोर फीचर। इशू तो सबको पता था कि कंपनी ने अपने शेयर्स दिए कि भैया जो हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लेना चाहता है, जो कंपनी का मालिक बनना चाहता है, वो कंपनी में अपना शेयर रख सकता है। बट अगर आप अब देखो एक सिचुएशन लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमने एक कंपनी के 1000 शेयर्स हमने परचेज किए। मैंने एक कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज कर लिए, और जो अमाउंट पेबल थी वो कुछ इस टाइप से थी। एप्लीकेशन पे देने हैं 2 रुपए पर शेयर, मैंने दिए। अलॉटमेंट पे पे करना था 3 रुपए पर शेयर, मैंने पे किया। फर्स्ट कॉल पे करना था 2 रुपए पर शेयर, सेकंड कॉल पे मैंने पे करना था 3 रुपए पर शेयर। मैंने दोनों पे टिक नहीं कहा, ना मैंने कुछ बोला। मतलब ये हुआ कि जब कंपनी को ने फर्स्ट कॉल ड्यू की तो मैंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, कंपनी ने थोड़ा सा धीरज रखा, फिर उसने मुझसे सेकंड कॉल के लिए भी बोला, मैंने सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं की। कंपनी को आगे गुस्सा, कहते भगाओ इसको यहाँ से। और क्या, कंपनी ने तुम्हारी मेंबरशिप खत्म कर दी, तुम कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहोगे। कंपनी तुम्हारे जो शेयर्स हैं उन शेयर्स को कर देगी कैंसिल, फॉरफिट कर लेगी। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, तुम्हारे शेयर्स कंपनी ने जब्त कर लिए। कंपनी ने कहा हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तुम्हें नोटिस भेजा, हमने तुम्हारा इंतजार किया, तुम नहीं आए पैसा लेकर के, अब हमने तुम्हें क्या करा, कंपनी के रजिस्टर में से तुम्हारा नाम कट कर दिया, तुम कंपनी के अब कोई मालिक नहीं बचे। जब कंपनी हमारे शेयर्स को जब्त कर ले, फॉरफिट कर ले, या हमारी कंपनी से जो शेयर होल्डर की लिस्ट में से हमारा नाम कट कर दे, तो हम उसको बोलते हैं कि कंपनी ने हमारे शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए हैं, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यही होता है। ऐसा कब होता है, जब आप कोई भी पेमेंट नहीं करोगे तो कंपनी तुम्हें क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी कि भाई जो भी आपकी अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू मतलब जो भी आपका कॉल्स इन एरियर्स है उसे प्लीज पे कर दो। जैसे जब हम क्या करते हैं, बिजली का बिल पे नहीं करते तो वो आपको कहते हैं, मैसेज भेजते हैं, भाई बिल जमा कर दो नहीं तो आपका इस तारीख को कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। आप नहीं भेजते, वो आते हैं तुम्हारे तार काट करके भाग जाते हैं। फिर खैर कनेक्शन दोबारा जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भूल जाते हैं तुरंत, कहते हैं अब हम तुम्हें नहीं जानते, अब तुम गए तो गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ माफी का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए अगर कंपनी ने तुम्हें नोटिस भेजा और तुमने उसका पे नहीं किया तो वो तुम्हारी शेयर्स कर लेगी फॉरफिट। अब फॉरफिट करने का मतलब क्या है, अब कुछ बच्चे कहेंगे तो सर जितना पैसा हमने दिया हुआ था 5 रुपए के हिसाब से हमने पे कर दिया था 5,000, तो वो 5,000 तो वापस मिलेगा ना। भाई फिर जब्त क्या करेंगे वो, अगर वो ये 5,000 रुपए तुम्हारा वापस दे देंगे तो फिर जब्त क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। नहीं भाई देखो, जो पैसा आपने दिया है भूल जाओ, वो कुछ भी देंगे। मैंने क्या बोला, वो भूल जाएंगे, तुम थे कौन, कुछ नहीं, तुमने 5,000 रुपए दिए, ना आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा ना कुछ, आपका खेल खत्म। अब उस कंपनी में आपको धक्के मार के भगा दिया, चाहिए अब कुछ भी, मतलब तुम्हारी सुनवाई नहीं है। कहने का मतलब जो पैसा आपने दे रखा था 5 रुपए पर शेयर, आपका ये कंपनी अपने पास रख लेती है।
ये कंपनी का एक तरीके से फायदा हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और फिर बाद में कंपनी क्या करती है, इन शेयर्स को दोबारा से री इशू कर देती है। और री इशू किसको करती है, किसी और को कर देगी। कंपनी किसी और को री इशू कर देगी। अगर आप चाहते हो कि हमें री इशू कर दे, हमें दोबारा शेयर मिल जाए, तो कंपनी कहती है हाँ भैया तू खरीद ले, देते पैसा। कहता मैंने 5 रुपए पहले दे रखा था, बचा 5 रुपए दे, तो कहता वो तो भूल जा, वो चीज तो पुरानी बात है, भूल पुरानी बात है, तुम्हें याद भी मत दिला। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पुराना जो है ये खत्म हो जाता है, नए तरीके से कंपनी दोबारा से उन शेयर्स को रीइशू कर देती है, जिसको हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, रीइशू भी और फोर फीचर भी। तो देखो, जब कंपनी तुम्हारे शेयर्स को फोरफिट करती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अब जरा एक बार हम इस चीज को देख लेते हैं। जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करेगी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है, क्या जनरल एंट्री होती है। यहाँ पर एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तक आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हुए आ रहे थे हर बार, यहाँ पर शेयर कैपिटल क्या होती है, डेबिट होगी। और दो एंट्री आप याद रख लो, दो अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है, एक है टू शेयर फॉरफिटेड और एक होगा टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर्स। अभी कॉल्स इन एरियर्स लिखो, बाकी इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। सिर्फ दो ही बातें आती हैं क्रेडिट में। देखिए यहाँ पर कंपनी का शेयर कितने का था, 10 रुपए का था। कंपनी ने 10 रुपए तक कॉल्ड अप किया, 10 रुपए तक मांगे। इस 10 रुपए में से कुछ पैसे आपने पे कर दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेड अप। और कुछ पैसे आपने पे नहीं किए, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। तो जब आप फोर फीचर की एंट्री करोगे तो आपको दो बातों का, तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो कितना पेड अप है, दूसरी बात कितना कॉल्स इन एरियर्स है, और तीसरी बात कितना कोल्ड अप है। हो सकता है कि इस किसी सिचुएशन में एप्लीकेशन थी 2 रुपए की, अलॉटमेंट थी 3 रुपए की, हमने ये भी पे किया, हमने ये भी पे किया, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की। जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, कंपनी ने हमारे शेयर्स यहीं पर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो इस केस में कोल्ड अप कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 2 7, 7 रुपए कोल्ड अप होगा, जिसमें से 5 रुपए पेड अप और 2 रुपए अनपेड। 5 रुपए पेड अप हो गया, जिसे कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, और 2 रुपए क्या हो गया, अनपेड हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। इतनी बात समझ में आती है। तो अब जब मैं एंट्री पास करूंगा तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट होता है कोल्ड अप अमाउंट से, जितना कंपनी आपसे मांग चुकी है, जितना आपने पे कर दिया वो हो जाता है फॉरफिट में। इतना पैसा कंपनी आपका फॉरफिट कर लेगी, पेड अप अमाउंट। और जो कॉल्स इन एरियर्स होगा, जो कॉल्स इन एरियर्स है, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अनपेड वाली अमाउंट आ जाएगी, जो भी आपने पे नहीं किया है, अनपेड अमाउंट। इतनी बात समझ में आई। कंपनी शेयर कैपिटल डेबिट कर देती है टू शेयर फॉरफिटेड और टू कॉल्स इन एरियर्स। इसके बाद जब कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट के लिए, यहाँ पर ये फोर फीचर की एंट्री थी, फोर फीचर कंप्लीट हो गया। फोर फीचर के बाद मैंने आपको बताया था कंपनी इन शेयर्स को अपने पास रखेगी नहीं, कंपनी इन शेयर्स को बाद में कर देती है रीइशू। अब जब रीइशू करेगी तो रीइशू करते टाइम पर कंपनी नए बंदों को क्या ऑफर देगी, कंपनी कहेगी हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, हम इन 1000 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, मतलब ये पुराने शेयर्स हैं, नए शेयर नहीं है, ये शेयर्स पुराने हैं, हम इनको रीइशू कर रहे हैं। एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन हम तुम्हें ये शेयर 6 रुपए में दे देंगे। अगर कोई हमारा शेयर्स खरीदना चाहता है, तुम अगर शेयर्स खरीदना चाहते हो तो 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमारा शेयर्स ले लो, हम तुम्हें अभी 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच देंगे। कंपनी क्या करती है, इसको शेयर्स को डिस्काउंट पर भी दे सकती है और प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल कैसी है, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, कंपनी की मतलब क्या हालत है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ हम ज्यादातर डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। 10 रुपए का शेयर कंपनी ने क्या किया, 6 रुपए के डिस्काउंट पर दे दिया। अब बच्चे कहते हैं कि सर इसमें फायदा क्या हुआ, अगर उसे इतना नुकसान उठाना ही था तो उसने फॉरफिट क्यों किए, बंदा बाद में पैसा दे तो रहा था। बेटा उसे नुकसान नहीं हुआ, उसे 1 रुपए का फायदा हो गया अभी भी।
अरे उसको देखो जरा, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए तो उसे पहले ही आ चुके हैं, और 6 रुपए ये बंदा और दे दे रहा है, तो कंपनी के पास तो कितने आ गए, 11 रुपए आ गए ना। तो कंपनी को तो क्या हुआ है, फायदा ही हुआ है, पैसा भी मिल गया और 1 रुपए का फायदा भी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी जब शेयर्स फॉरफिट करती है तो उन्हें बाद में रीइश्यू करती है। अब कितने रुपए का रीइश्यू कर रही है या कितने का नहीं, इसे हम बाद में समझेंगे, पहले एंट्री समझते हैं। देखिए जब कंपनी रीइश्यू करती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब से पहले आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद सेकंड एंट्री। यहाँ इतनी सारी एंट्री नहीं है। मैंने क्या बोला, कंपनी ने बंदे को बुलाया, ये कहा 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए थे और मजे का, सिर्फ एक ही बार में काम खत्म। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री होती है, सिर्फ एक ही एंट्री होती है शेयर इशू कर देने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये रीइशू की एंट्री होती है। अब देखो यहाँ पर 1000 शेयर थे, एक शेयर 6 रुपए का बेच दिया कंपनी ने, 6000 रुपए। शेयर थे कितने के, 10,000 रुपए के। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, 4000 रुपए का डिफरेंस आ गया, 4 रुपए के हिसाब से ना। जो भी डिफरेंस आया, जो भी कंपनी ने यहाँ पर नुकसान उठाया, जो भी कंपनी ने डिस्काउंट किया, उस डिस्काउंट को कंपनी कहाँ से सेट ऑफ कर लेती है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट से। देखिए अभी हमने क्या बोला था, 10 रुपए का शेयर कंपनी 6 रुपए में दे रही है, 4 रुपए कंपनी को नुकसान हो गया। कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है, कंपनी को पहले ही पता है कि 5 रुपए तो मुझ पे आए हुए हैं, मैं इस 5 रुपए से इस 4 रुपए के नुकसान को एडजस्ट कर लेंगे। तो शेयर फॉरफिट देखो जरा, जो पैसा आपने जब्त किया था, पेड अप अमाउंट, ये क्रेडिट हो रखी थी। अब यहाँ पर उतनी कुछ जो भी डिस्काउंट रहेगा, जो भी नुकसान होगा, वो क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिट में डेबिट हो जाएगा। यानी री इशू के टाइम पर जो भी डिस्काउंट होता है, वो कंपनी अपने फॉरफिट शेयर फॉरफिट अकाउंट से एडजस्ट करती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जानते हो कितना डिस्काउंट दे सकती है, कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगी। कंपनी के पास पहले 5 रुपए आए हुए हैं ना, तो कंपनी इस 5 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं देगी। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है, जितना पेड अप अमाउंट होती है, या जितनी अमाउंट शेयर फॉरफिट में क्या होती है, क्रेडिट होती है। इस बात को ध्यान रखना बच्चे कि कंपनी को जितना पैसा पहले मिल चुका है, कंपनी अपने नुकसान को उसी से एडजस्ट करेगी। तो कंपनी को पहले कितने रुपए मिल चुके थे, 5 रुपए पर शेयर, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट देगी, तो वो देगी 5 रुपए पर शेयर, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देने वाली। इतनी बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। पहली बात ये कि जितना भी आपने पे कर दिया है, उसे बोलते हैं पेड अप अमाउंट। जितना पे नहीं किया उसको अनपेड या कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे। और जितना कंपनी आपसे ड्यू कर चुकी है, जितना कंपनी आपसे मंगवा चुकी है, वो हो जाएगा कोल्ड अप। कोल्ड अप, ठीक है। तो जब एंट्री करेंगे फॉरफिट की, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कोल्ड अप से, टू शेयर फॉरफिट जितना पे कर दिया है, और टू कॉल्स इन एरियर्स जो आपने पे नहीं किया है। फिर उसके बाद जब कंपनी रीइशू करने चलेगी, तो जितने के भी रीइशू के जितने रुपए पर शेयर रीइशू किया बैंक अकाउंट में, अगर कंपनी ने यहाँ पर कोई डिस्काउंट दिया है, तो वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट शेयर फॉरफिट में कितनी हो सकती है, तो वो उतनी हो सकती है जितना कंपनी को पहले ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। उससे ज्यादा कभी भी कंपनी डिस्काउंट नहीं देगी एट द टाइम ऑफ री इशू। बस तो आप इशू कर ही नहीं सकते डिस्काउंट पर, बट हाँ री इशू आप कर सकते हो डिस्काउंट पर। तो वो भी उतना डिस्काउंट जितना आपने फॉरफिट के टाइम पर पहले ही आपने अमाउंट जब्त कर ली है। इसके बाद अब तीसरी एंट्री जो होती है, कंपनी को इस पूरी प्रोसेस में एक बंदे के शेयर फॉरफिट करना, फिर किसी दूसरे को री इशू करना, इस तरीके से कंपनी को कुछ फायदा हो गया है। कंपनी कुछ क्या हो गया है, फायदा हो गया है, जिसको गेन बोलते हैं, कैपिटल गेन होता है। कंपनी को ये कुछ फायदा हो गया है, इस फायदे को कंपनी क्या करेगी, अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेगी। तो कंपनी को यहाँ पर जो भी फायदा हुआ होगा, उसे कंपनी कर लेती है अपने कैपिटल रिजर्व में। जैसे कि मेरे एग्जांपल में
कंपनी को 5 रुपए पर शेयर मिल गया था, 5,000 रुपए। कंपनी को डिस्काउंट कितना देना पड़ गया, 4,000 रुपए। इस तरीके से कंपनी को 1 रुपए पर शेयर बच गया, 1 रुपए पर शेयर फायदा हुआ ना, 1,000। तो उस 1,000 को कंपनी जो भी शेयर फॉरवर्ड की अमाउंट होगी उसे ट्रांसफर कर देगी अपने कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस 3 एंट्री होती है यहाँ पर, पहले फॉरवर्ड करने की, फिर रीइशू करने की, और उसके बाद जो भी आपको फायदा हुआ है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। कोई फायदा नहीं हुआ है तो फिर इस एंट्री को आप पास नहीं करोगे। जितना भी फायदा हो कंपनी उसे ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पर हमारा रीइशू, फॉरफीचर एंड रीइशू कंप्लीट। यानी अब हमें 3 नई एंट्री समझनी है, 3 नई एंट्री पास करनी है। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ रीइशू एंड फॉरफीचर की एंट्री कराए, और हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूरा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल और उसके बाद फॉरफिट कराने की भी एंट्री पास करा दे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद समझ लेंगे कि क्वेश्चन हमसे कहां से कहां की एंट्री करने के लिए बोल रहा है। हो गया सबका नोट इतना? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? अल्फा लिमिटेड इशू करती है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। पेबल कैसे है? ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, अलॉटमेंट 3 पर शेयर, कॉल पर है 3 एंड 2। गणेश नाम का एक बंदा जिसको कितने शेयर्स मिले थे? 100 शेयर्स। आपको जनरल एंट्री पास करनी है रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर कुछ केसेस दे रखे हैं, आपको हर केस में एंट्री पास करनी है फॉरफीचर की, सिर्फ फॉरफीचर की है। यहाँ पर रीइशू भी नहीं है, आपको फॉरफिट की एंट्री पास करनी है। केस नंबर 1, इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट। पहले ऐसा करते, लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन में कितना था, अलॉटमेंट में कितना है, एक साइड में लिख लेते हैं। एप्लीकेशन 2 पर शेयर, अलॉटमेंट 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज एंड सेकंड कॉल पर भी कितना है, 2 रुपीज, पूरे 10 रुपीज हो गए। अब गणेश की बात आ रही है भाई, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। पहली कॉल की पेमेंट, सॉरी अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और वहीं पर इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। अच्छा, किस चीज की पेमेंट नहीं की उसने? अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, तो यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी जो उसने पे नहीं किया वो। अच्छा, पे क्या किया था उसने? सिर्फ एप्लीकेशन पे की है, सिर्फ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की अमाउंट आ जाएगी। एप्लीकेशन कितने की थी? 2 रुपीज। 100 शेयर इंटू 2। अच्छा, इससे मांगा कहाँ तक गया था? कंपनी ने ये कहा कि एप्लीकेशन तो अलॉटमेंट पे नहीं की, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो सिर्फ 5 रुपीज पर शेयर तक ही बात हो पाई। ड्यू 5 रुपीज पर शेयर, तो 500, और 100 इंटू 3 जो उसने पे नहीं किया अलॉटमेंट पर, 300। बात समझ में आती है? केस नंबर 1 था, आता है ना? पीछे का तुमने पढ़ रखा था, पूरा पढ़ रखा है आधा? अच्छा, ये तो प्रैक्टिस ना, क्वेश्चन जो मैंने, ये असाइनमेंट है, इसमें मैंने वो क्वेश्चन किए जो तुम्हें करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन है फालतू, मतलब 2-4 क्वेश्चन मैंने हटा दिए, बेकार टाइम खराब करना, ठीक है? तो उन क्वेश्चन को करो, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद केस नंबर 2, गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। देखिए, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं की, तब उसके शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। तो यहां पर अब क्या होगा भाई?
देखिए हमने यहाँ पर उससे एप्लीकेशन मांगा, ठीक है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक उसने हम यहाँ पर ड्यू कर चुके हैं, फर्स्ट कॉल तक ड्यू किया है, क्योंकि ना तो उसने अलॉटमेंट की पेमेंट की है और ना ही उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट की है। तो यहाँ पर टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब जब की पेमेंट नहीं की हम सबको लिखते हुए चले जाएंगे। अब इससे कंपनी कितना ड्यू कर चुकी है, 8 रुपीज पर शेयर। 8 कैसे, 8 रुपीज कैसे आया, 2 रुपीज एप्लीकेशन के थे, 3 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 8 रुपीज तक कंपनी इससे ड्यू कर चुकी है। बट भाई साहब इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन ही पे की थी, ना तो अलॉटमेंट पे की और ना ही इन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट की है। तो ठीक है, यहाँ पर आ गया 800 रुपीज, जो इसने पे कर दिया 200, जो पे नहीं किया 300 300। अब जरा आगे पढ़ते हैं, आगे क्या सिचुएशन है भाई। थर्ड केस में क्या है, इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनली। अब इसने ना तो फर्स्ट कॉल की पेमेंट की और ना ही सेकंड कॉल की, मतलब एप्लीकेशन ठीक है पे कर दिया होगा, अलॉटमेंट वो भी पे कर दिया होगा, फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया है और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की, मतलब कंपनी इससे पूरे 10 रुपए तक मांग चुकी है, कोल्टा पे पूरा 10 रुपीज। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की है, बाकी इसने पे कर दिया है। टू शेयर फॉरफिटेड और टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर सेकंड कॉल, जो जो पे नहीं किया वो हमें लिखना है, बाकी जो पे कर दिया है वो सारी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। इस बार 100 × 10 आएगा, क्योंकि फुल्ली कोल्ड अप है, कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी थी बंदे से 1000। यहाँ उसने पे किया था 5 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों। 100 × 3 और 100 × 2। सेकंड कॉल 2 रुपीज की थी और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की थी। ये सिंपल सिंपल सी एंट्री पास होनी थी। केस नंबर थर्ड, ठीक है, मतलब हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कितना हम ड्यू कर चुके हैं और कितना उसने पे किया, कितना पे नहीं किया। जो पे कर दिया सारा उठा करके फॉरफिट में, जो पे नहीं किया उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि कब कब कितना कितना पे नहीं किया है, और जितना पे कर दिया वो सारा एक ही बार में शेयर फॉरफिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है तो बताओ जरा यहाँ तक। समय बताना जरा कितना होगा भाई, लाइट चली गई, देखो चार्ज नहीं होगा तो मुझे पता है, घड़ी ये घड़ी देखने की आदत नहीं है, कितना टाइम लगेगा देखने, टाइम देखने में। जी 51 हो भी गए, मतलब ये मुझे लगता है कि ये भूल जाते हैं हमारे जूम वाले, इन्हें 40 मिनट में मीटिंग ओवर करनी है, कभी कर देना कभी नहीं करते। हाँ तो कई दिन दो, मतलब कुछ दिन तो हुई है, इसके बाद अब कुछ टाइम से नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, मत करो, अच्छी बात है। मैं कुछ बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, बोल 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 बोल। क्वेश्चन नंबर 24, संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर। देखिए कंपनी ने 60,000 शेयर ऑफर किए, एक सेट 10 रुपीज का था, वो भी पार पे। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, कैसे, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज। 2 3 एंड 5। अब देखिए कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो जाती है,
92,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है भाई 32,000 का। कंपनी ने क्या किया, जो एप्लीकेंट्स थे 40,000 इन्हें पूरे शेयर्स दे दिए, जो एप्लीकेंट्स थे 50,000 इनको कितने दिए, सिर्फ 40%, मतलब 20,000 शेयर्स, और बाकी जो बचते 30,000 उनको आगे एडजस्ट कर दिया होगा। और जो 2,000 वाले थे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उनका पैसा रिफंड कर दिया है। रुपीज 1,08,000 was realized on account of allotment। यहाँ पर अलॉटमेंट पे आपको सिर्फ 1,08,000 रुपए ही रिसीव होते हैं, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट क्रेडिट फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी से ट्रांसफर हुआ था उसको छोड़ करके कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया था वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसको हटा दो तो कंपनी को सिर्फ 1,08,000 रुपए रिसीव होते हैं। 2,50,000 रिसीव होते हैं कॉल पर। डायरेक्टर्स ने क्या किया, शेयर डिसाइड करते हैं कि भैया हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, लेकिन उनके जिन्होंने अलॉटमेंट मतलब सॉरी forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। जिन्होंने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की उनके शेयर्स क्या लेती कंपनी, फॉरफिट। तो पहले में ये देखना पड़ेगा कितने शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है। मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक आप एंट्री पास करना पहले, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट हमें कितने पैसा नहीं मिला, कितने शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की। अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री बड़ी आसान है, मैं आपको फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री पास करा रहा हूं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, 92,000 से आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हो गया, 92,000 शेयर्स। 92 इंटू 2, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है इंटरनेट कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गई है, और टू शेयर सॉरी टू बैंक अकाउंट, कुछ अमाउंट रिफंड कर दी थी कंपनी ने 2,000 वालों को कि भैया हम आपको शेयर्स नहीं दे रहे, याद है। देखिए रिफंड कितना किया है, 2,000 शेयर्स का, 2,000 इंटू 2 4,000। अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है 30,000 शेयर्स का, 60,000, और शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स आपने इशू किए थे 60,000 शेयर्स, $1,20,000, और यहाँ पर आएगा 1,84,000। बताओ यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल। ये कैसे आया, देखिए जरा, इसने ये बताया था फर्स्ट कैटेगरी में पूरे शेयर्स दे दिए थे, 50,000 वालों को सिर्फ 40% शेयर्स दिए थे, तो 50,000 का 40% कितना हुआ, 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स आपने अलॉट कर दिए, बाकी 30,000 आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया होगा अलॉटमेंट के लिए, और 2,000 वालों को आपने कुछ भी नहीं दिया इसलिए नील हो गया, हटा दिया, कुछ भी हमने शेयर्स नहीं दिए, उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया। इतना होने के बाद अब हमने अलॉटमेंट ड्यू की, चलिए अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कितने रुपए से, 3 रुपीज पर शेयर, 1,80,000। समझना, अलॉटमेंट समझा रहा हूँ आपको, 1,80,000 ड्यू करेंगे। आपको पता रिसीव कितना होना था, ये 60,000 तो हटा दो, क्योंकि जो आपको 60,000 पहले ही एक्स्ट्रा मिल गया था वो तो रिसीव नहीं होगा। आपको अलॉटमेंट पर बता दिया रिसीव हुआ है 1,08,000, बट सही मायने में आपको रिसीव होना था 1,00,000
20,000। अब अलॉटमेंट की एंट्री एंड कॉल की एंट्री सिंपल है, आप पास करना। मैं आपको फोरफीचर पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें रिसीव होने थे 1,20,000, बट कंपनी को कितना रिसीव होता है? 1,08,000। तो नहीं, बात समझ में आ रही है? कह रहा बता रहा था तेरा। अलॉटमेंट कितने की है? कितने शेयर है? 60,000। 1,80,000 रुपए आने, बट जो पहले एक्स्ट्रा आ गया था वो तो नहीं मिलेगा। पहले एक्स्ट्रा ये वाला आ गया था जिन्हें हमने शेयर्स नहीं दिए थे। जितना अलॉटमेंट पर ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना भी अलॉटमेंट पर एक्स्ट्रा आ जाता है उसे आगे एडजस्ट करना पड़ता है। तो 1,80,000 में से 60,000 तो हटा दिए, कितना आना चाहिए था? 1,20,000। बट क्वेश्चन ने आपको बताया है कि आपको रिसीव होता है सिर्फ 1,08,000। तो देखिए बच्चे, ये रफ में काम, ये पूरा मैं रफ में कर रहा हूँ, रफ वर्क एक तरीके से। आपको रिसीव होता है सिर्फ 1,08,000। तो कितना कॉल्स इन एरियर्स हो गया? 12,000। 12,000 रुपए आपको नहीं मिले, है ना? 12,000 रुपए नहीं मिले ना एक शेयर। अच्छा, अलॉटमेंट पे आना कितना है? 3 रुपए पर शेयर। तो 12,000 रुपए आपको नहीं मिले, मतलब 4,000 शेयर्स के डिफॉल्टर है। 4,000 शेयर्स के डिफॉल्ट हो गए ना, क्योंकि 12,000 रुपए आने थे, बट हमें रिसीव नहीं होते। 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 4,000 शेयर्स बन गए। कंपनी ने 4,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हमें पता है कि 4,000 शेयर्स कैसे आई। ये 4,000 शेयर्स कंपनी कर लेगी अब फॉरफिट, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट की पेमेंट भी नहीं की है और कॉल की पेमेंट भी नहीं की है। अच्छा, अगर हम कॉल की बात भी करें कि चलो कॉल पे कितना आना होगा, अगर हम कॉल की भी बात करते हैं तो कॉल पे देख लेते हैं। कॉल 5 रुपए की थी, 3,00,000 रुपए, लेकिन आपको रिसीव हुए हैं सिर्फ 2,50,000। कितना कमी, कितनी डिफरेंस आ गया? एक शेयर कितने रुपए का था कॉल पे? 5 रुपए। 10,000 शेयर की पेमेंट आपको नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ किसको फॉरवर्ड करेंगे? जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पे नहीं किया, यानी 4,000 शेयर से क्या क्या, क्या किए जाएंगे? फॉरफिट किए जाएंगे। क्लियर है? तो आपको इससे कोई नहीं, तो मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में करके दिखा दिया, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सिंपल 4,000 शेयर फॉरफिट करो। 4,000 शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट। फॉरफिट में तो जितना पे कर दिया था, अब ना तो उन्होंने अलॉटमेंट पे की है और ना ही उन्होंने कॉल की पेमेंट की है। अमाउंट लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 4,000 इंटू 10 पे किया था उसने सिर्फ एप्लीकेशन, जो कि 2 रुपए की थी। अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की थी और ना ही इन्होंने कॉल की पेमेंट की होगी। 20,000, 12,000, 8,000 और 40,000 डेबिट में। क्लियर है? इससे पहले की जो 4 एंट्री और हैं वो आप खुद से कर लोगे, यानी एप्लीकेशन की तो मैंने कर दी है, फर्स्ट कॉल की एंड अलॉटमेंट की एंट्री आप खुद से पास करेंगे और फिर उसके बाद ये फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। बाकी अभी हम ज्यादा कुछ होमवर्क, मतलब तुम्हें कुछ भी होमवर्क में दे नहीं सकते। रीजन क्या है कि अभी ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो 2 क्लास बाद फिर तुम्हें होमवर्क में मिलना शुरू हो जाएगा क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस है वो एकदम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस शुरू होंगे। अगर आप कोशिश भी करो करना, तो देखो मैं श्योर हूँ अगर तुमने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, इसलिए टाइम वेस्ट करना, मेहनत करनी बेकार है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे।